Good morning, students. Now, today is the 8th session in this chapter P block, and today we are going to study about the nitric acid and allotropes of phosphorus. So, these two are main objectives for the today's session. So, हम आज पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस, एंड बच्चों फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस जो उसके एलोट्रॉप्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और मेनली डिफरेंस बिटवीन दीज एलोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम नाइट्रिक एसिड से। बच्चों अगर आप देखो तो एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है आपको ऑक्सो एसिड। तो ये हाइड्रा एसिड और ऑक्सो एसिड का मतलब क्या हुआ? तो हाइड्रा एसिड उस एसिड को बोलते हैं विच डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन, जिसमें कोई ऑक्सीजन ना हो। सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऑक्सो एसिड उसको बोलते हैं दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सो एसिड हुआ। तो ऑक्सो एसिड में बच्चों क्या होता है, एटलीस्ट ऑक्सीजन होगा ही होगा, अलोंग विथ ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम विल बी देयर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन विल बी आल्सो प्रेजेंट देयर व्हिच विल बी अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। तो दो तरह के एसिड हो गए, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन मेनली बच्चों आपको ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख लो, हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसे आपको फास्फोरस के भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स के नाम और उसके स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ने हैं। तो यहाँ हमें बेसिकली स्टडी करना है नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो हम नाइट्रिक एसिड पे फोकस करते हैं। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। उसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो पहला है बच्चों बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम नाइट्रेट आप ले लीजिए विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 इन ए ग्लास रिटॉर्ट। तो आपको ये रिएक्शन है NaNO3 प्लस H2SO4, ऑब्वियसली देख लो NaHSO4 बनेगा और HNO3 सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें दूसरा मेथड देखना है, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बच्चों क्या बताया जाता है कि इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं अलोंग विद द रिएक्शन, उस पर जरा फोकस करिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है अमोनिया का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन कैसे है जरा देख लो, NH3 ये अमोनिया हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जस्ट फोकस अपॉन इट। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ले लिया और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होना है क्योंकि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहा गया है। तो प्लैटिनम ले लीजिए, ठीक है ना, एज ए कैटलिस्ट। RH ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं एलिमेंट। टेम्परेचर 500 केल्विन और 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है। तो आपको देख लो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। NO क्या है, NO है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और वाटर यानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्मेशन हो गया। सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फॉर्मेशन हुआ, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिविंग NO2। ये फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकेंड स्टेप में यहाँ पर बना, वो वाटर में डिजॉल्व होगा और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्ड स्टेप हमारा हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पर आपको अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है और फर्दर नाइट्रिक एसिड बनता है। समझ में आ गई बात? तो अब आप ज़रा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड जो होता है कलरलेस लिक्विड है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन है। ओके, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वह है जो 1.504। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज़ हैवियर देन वाटर बाय 1.504 टाइम्स। किसी भी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी जो ग्रेविटी डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, तो इट इज़ 1.504 टाइम्स मोर हैवियर देन द वाटर। गैसेस स्टेट के अगर इसका ज्योमेट्री की बात करें तो प्लानर मॉलिक्यूल के रूप में होता है। यहाँ पर आप देख लो, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम है, N इसके साथ आपको ऑक्सीजन के 2 एटम है और एक ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन लगा हुआ है। यानी नाइट्रोजन जो मेन सेंट्रल एटम है उसके साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड नहीं होंगे और हाइड्रोजन इज अटैच विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक्वा सॉल्यूशन में अब 5th पॉइंट हमारा देख लो प्रॉपर्टीज में। एक्वा सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन। वो एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में वो क्या करता है, जब आपको वाटर में जब डिजोल्व करोगे आप तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो उसकी एप्लीकेशन और यूजेस में हमें ध्यान पे देना हुआ, वो ये है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। प्लीज फोकस अपॉन दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद जब ऑक्सीडेशन होगा तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है? वो ये डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, उस रिएक्शन का टेम्परेचर कंडीशन क्या है, एंड जो मटेरियल आपने लिया है विच इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन उसका नेचर क्या है। इस 3 पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि फर्दर जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आई बात समझ में? जो सी हियर, मान लो अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, ठीक है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर आप लेते हो और यहाँ पर आप देख लो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर आपने कॉन्क HNO3 ले लिया बच्चों तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। 7th point, zincs react with dilute nitric acid to give N2O and with conc H2SO4 NO2. That is a very simple point related to the point number 6 कि कंडीशन बेस्ड है। तो अगर जिंक का रिएक्शन आप डाइल्यूट के साथ करा, जैसे कॉपर का आपने यहाँ कराया तो NO बना और NO2 बना, डाइल्यूट के साथ क्या बना, NO बना, कंसनट्रेटेड के साथ क्या बना, NO2 बना। जिंक के साथ भी वही है, रिएक्शन जरा देख लेते हैं। अब अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो देख लो आप N2O बनता है, अगर HNO3 कंसनट्रेटेड लिया तो NO2 बनता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी जो है इसका डिपेंड करता है रिएक्शन में एज पर इट्स कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। जब कॉपर था तो NO2 बना, जब जिंक था तो N2 और NO2 बना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज में ही, इट इज रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्क एंड नाइट्रिक एसिड। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में पूछे जाते हैं, आप क्यों नहीं होता है? ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि एक उनके सरफेस के ऊपर उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज पैसिव नेचर। पैसिव फिल्म या पैसिव लेयर बन जाने से फर्दर उसका जो है ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर prevents the further oxidation of metal or further dissolving of metals in nitric acid. That is the reason which is mentioned here. Is it okay? सबको clear है? So the 9th point is concentrated nitric acid also oxidizes non-metals and their compound. ये non-metal और उसके compound का भी oxidation करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जैसे आयोडीन को अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडिक एसिड बनाएगा। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करा देगा।
सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है। जस्ट लुक एट द रिएक्शन। सबसे पहला बच्चों देखो आयोडीन है, आपको आयोडिक एसिड HiO3 बन गया। फिर कार्बन है, CO2 का फॉर्मेशन हो गया विच इज इनसर्कल्ड बाय मी। S8 सल्फर है, H2SO4 का फॉर्मेशन हो गया। फास्फोरस H3PO4 का फॉर्मेशन हो गया, फास्फेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और एक सबसे कॉमन सी पॉइंट है H2O, देखो कॉमनली बन रहा है सब में। NO2 गैस सब में बन रहा है, दैट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट। यानी अगर आपको सपोज करो रिएक्शन पूछता है, एक सबसे बड़ी डिफिकल्टीज बच्चों के सामने क्या आती है कि सर रिएक्शन हम कैसे याद करें। माय डियर स्टूडेंट, डोंट वरीड अबाउट इट, इट इज़ अ वेरी सिंपल, जस्ट हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। जस्ट गो थ्रू द मेन हेडिंग पॉइंट, जो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। तो आयोडीन आप I2 लिखो, HNO3 लिखो, आयोडिक एसिड बना लो। इज इट क्लियर? अब उसको जब आपने ऐसे लिख लिया, जैसे आपने लिख लिया आयोडीन, मैं लिखता हूँ आयोडीन, अब I2 लिखोगे मॉलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। आप HNO3 लिखोगे, आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करोगे HiO3, I2 HNO3 HiO3 हो गया। अब आप फर्दर की बायो प्रोडक्ट्स और क्या बनते हैं, तो कॉमन प्रोडक्ट है सब में NO2 प्लस H2। रिएक्शन आपका हो गया, इट इज अ करेक्ट रिएक्शन। नाउ देयर इज नीड टू बैलेंस इट। तो बैलेंस करने का आपको जो फार्मूला बताया गया था हमने बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग ABCD लिख कर आप ज्योमेट्रिक ये अलजेब्रिक मेथड से आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कोई डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है। यहाँ तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। तो आप सब जानते हो कि नाइट्रेट आयन के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसके माध्यम से आप आसानी से बता सकते हो कि किसी दिए गए कंपाउंड में वेदर नाइट्रेट आयन रेडिकल इज प्रेजेंट और नॉट। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक फ्रेशली प्रिपेयर डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है, उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें पहले से नाइट्रेट आयन हो, यानी नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन आपने तैयार किया। उसमें आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल दिया, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करते हो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो टेस्ट ट्यूब के वॉल के अलॉन्ग, धीरे धीरे करके डालना होता है। तो उस समय क्या होगा, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। जो पहले से आपको फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में बच्चों कौन सा आयन होगा, Fe2+ आयन होगा। ये जो Fe2+ आयन मौजूद है, ये क्या करेगा, ये रिड्यूसेस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड, वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर जाता है और फिर आपको एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये ब्राउन रिंग आपको कहाँ दिखता है, एट द इंटरफेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड नीचे की तरफ ड्रॉप करके आएगा, तो जहाँ पर ये सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करेगा उस इंटरफेस पर आपको ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, देखो ये NO3 विच इज अंडरलाइंड बाय मी, नाइट्रेट आयन, इसको मैं लिख देता हूँ NO3 नाइट्रेट आयन, ओके। अब Fe2+ कहाँ से आ गया, तो ये Fe2+ आपको आ गया फेरस सल्फेट से, ठीक है। H+ कहाँ से आ गया बच्चों, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो NO का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। इज इट क्लियर? अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड देखो आपको फर्दर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी ब्राउन कलर जो ऑब्टेन होता है ये बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है क्योंकि Fe2+ है, वाटर के साथ एक्वा के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, हेक्साएक्वाफेरेटाइन बनता है। इसके बारे में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो ये ब्राउन रिंग आपको बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अभी आप इतना समझिए, कुछ इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ब्राउन रिंग अगर टेस्ट को आप देखना चाहें तो बच्चों इस तरीके से है। पहला टेस्ट ट्यूब आप लेना है, नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, ये पहला होगा। फिर उसके बाद आप उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, स्टेप 2 होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब डालना है। फिर यहाँ पर आपको ये ब्राउन रिंग ऑब्टेन होता है। समझ में आ गई सबको ये बात, नाइट्रेट सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ब्राउन रिंग इज ऑब्टेन। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड पे।
नाइट्रिक एसिड का बच्चों सबसे पहला यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। यहाँ पर आपको नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलिन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स अगर बनाना हो वहाँ पर इसका यूज होता है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एचिंग ऑफ मेटल्स। तो बच्चों पिकलिंग क्या होता है? एक्चुअली पिकलिंग इज द रिमूवल ऑफ एनी हाई टेम्परेचर स्केल एंड एनी एडजेसेंट लो क्रोमियम लेयर ऑफ मेटल फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो बच्चों क्रोमियम का लेयर होता है उसको रिमूव करना होता है, तो वहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या एचिंग ऑफ मेटल हो गया। तो एचिंग ऑफ मेटल क्या? एचिंग इज जनरली परफॉर्म बाई केमिकल प्रोसेस ऑन द मेटेलिक सरफेस। इसमें होता क्या है? इन विच लाइन्स आर इंसिस्ड ऑन द मेटल विथ एन एसिड। एसिड के द्वारा उस मेटल के सरफेस पे लाइनिंग की जाती है, ठीक है ना। तो मेटल का जो सरफेस आपको पहले से एक्सपोज्ड है उसको अगर एसिड डालोगे तो इरोड करेगा, ठीक है ना, और एक पैटर्न बन जाएगा, एक स्क्रैचिंग टाइप की हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप जो भी है आप वो वर्क पीस कर सकते हो। तो लाइनिंग के लिए इसका यूज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इट इज़ यूज्ड, इसका यूज होता है एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। एक्चुअल में जो रॉकेट फ्यूल होता है बच्चों उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसमें फ्यूल तो होता है प्लस ऑक्सीडाइजर भी होता है। तो फ्यूल के रूप में हम केरोसिन, अल्कोहल या हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो ऑक्सीडाइजर होता है उसके रूप में हम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या लिक्विड ऑक्सीजन का या लिक्विड फ्लोरीन का यूज करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजर। इज इट क्लियर? अब बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है एक आज का वो है आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो आपके सिलेबस में भी दिया है कि डिफरेंट जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप एक बात ये समझ लो कि डिफरेंट ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिफरेंट होती है। तो सबसे पहला है N2। अगर N2O का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे? नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दो, जो थर्ड हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स है उसमें ये दो बीच वाला कॉलम जो यहाँ फार्मूला है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में आप देख लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और थर्ड में बॉन्ड पैरामीटर्स है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द बॉन्ड पैरामीटर्स एंड ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि N2O3 का आप डायग्राम ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, NO2 का करो, N2O4 का करो। तो एक बात बच्चों आप सारे नाइट्रोजन में देख लो कि लिंकेज किस तरह से होती है, ठीक है ना। जैसे N2O4 है तो अब अगर हम बात शुरुआत से करें N2O की करें तो N2O में आप ध्यान से देखो 2 नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे से लिंक्ड है, फिर ऑक्सीजन लिंक्ड है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? हमें इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारे नॉलेज में होना चाहिए। इफ़ वी हैव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देन वी कैन इजली ड्रॉ द बॉन्डिंग्स कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपस में शेयरिंग हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप बात करते हो NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में देख लो किस तरीके से नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है ना, और बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। तो 3 2 5 2 7, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सोचना है कि फिर यहाँ पर तो बॉन्डिंग जब हुई, तो बॉन्डिंग जब होती है तो ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी होती है, जिसको हम जनरल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी हमें वहाँ पर ये चीज़ होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी ऑक्सीजन की तरफ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया गया है नाइट्रोजन को, या नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया गया है ऑक्सीजन को। और रिजोनेंस स्ट्रक्चर की भी बात होती है, क्योंकि जैसे आप NO2 में देख लो तो NO2 में क्या है, नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड, अगर हम ऑक्सीजन को एटम नंबर 1 और 2 देखा है तो ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर एटम नंबर 2 के साथ है, और यहाँ पर देख लो तो एटम नंबर 1 के साथ है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ जस्ट प्रैक्टिस इट, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बॉन्डिंग दिखा लीजिए, ओके, क्योंकि वन स्ट्रक्चर वी हैव टू स्टडी। ये नाइट्रोजन का आपका पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फर्दर आगे बढ़े, यानी हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की।
फास्फोरस के दो इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। पहला पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट P4 यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। देख लीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जबकि रेड फास्फोरस P4 यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में लिंक्ड है, यहाँ पर सिंगल यूनिट के रूप में यहाँ पर आपस में इनके बीच में इंटरलिंकिंग है। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है वाइट फास्फोरस, और इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। वहीं अगर आप बात करते हैं रेड फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस आपको नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन ये ना ही वाटर में सॉल्युबल है ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। अब फर्दर और पॉइंट्स आप देखिए, सो फास्फोरेंस स्टोर्ड इन वाटर, वाटर में गया तो फास्फोरेंस शो करेगा, उससे लाइट इमिट होती है, आपको दिखाई देती है। इसमें किसी तरह से फास्फोरेसेंस देखने को नहीं मिलता है। टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है, आपने अब जस्ट पहले इससे पहले देखा कि वहाँ पे ये पॉलीमेरिक फॉर्म आप देख रहे हो किसका, रेड फास्फोरस का, जबकि यहाँ पर वाइट फास्फोरस का क्या टेट्राहेड्रल फॉर्म आप देख रहे हैं। सेम पॉइंट इज रिटन इन पॉइंट नंबर 6। सेवेंथ है वाइट फास्फोरस रेडली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स। जो वाइट फ्यूम्स बनता है बच्चों वो P4O10 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस। अगर रेड फास्फोरस का आपको प्रिपरेशन करना है तो वाइट फास्फोरस को हीट कर दिया है टेम्परेचर 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। तो आप जरा यहाँ रिएक्शन देख लो कैसे वो वाइट फ्यूम बनता है। तो फास्फोरस को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइएगा तो P4O10 बन जाएगा, दैट इज़ अ वाइट फ्यूम। ये रिएक्शन एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाइट फास्फोरस इज केप्ट इन या इट कैचेस फायर। अगर वाइट फास्फोरस को आप डिजोल्व करोगे NaOH सॉल्यूशन, बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में, तो वो PS3 बनता है जो फॉस्फीन गैस है। फॉस्फीन आपको अगला टॉपिक आपका यही होगा, तो बॉइलिंग फॉस्फीन का फॉर्मेशन भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग फॉस्फीन PS3। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो बच्चों एक सेशन हमारा होगा जहाँ में हम पढ़ेंगे हाइपो, हाइपर, ये सब टर्म किस तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। जेट क्लियर। एक और आपका टॉपिक है ब्लैक फास्फोरस। तो डियर स्टूडेंट, जब रेड फास्फोरस को आप हीट करोगे, देखो वाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बना था जब आपने वाइट फास्फोरस को 573 केल्विन तक हीट किया था, लेकिन रेड फास्फोरस को हीट करोगे अंडर हाई प्रेशर, ए सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस आर फॉर्म। और ब्लैक फास्फोरस के मेनली दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। जो अब उसके डिफरेंस अगर आप देखना चाहो तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो रेड फास्फोरस को जब आप हीट करते हो सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर तब बनता है, जबकि बीटा फास्फोरस जो बनता है हीटिंग वाइट फास्फोरस। ध्यान रखिए, रेड फास्फोरस को हीट करोगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनेगा, वाइट फास्फोरस को हीट करोगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस बनेगा। टेम्परेचर 83 केल्विन है या 473 केल्विन है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जनरली बच्चों आपके सिलेबस में वाइट और रेड फास्फोरस लिखा है, लेकिन इन योर एनसीईआरटी बुक इट इज ऑल्सो मेंशन्ड, सो यू शुड नो अबाउट इट। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लैक फास्फोरस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, आजकल MCQ में तो कुछ भी आ सकता है। ओपेक मोनोक्लिनिक और रोहम्बेड्रल क्रिस्टल होता है ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और जो बीटा फास्फोरस होता है ब्लैक फास्फोरस डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 Kelvin. So this is the main basic two difference given in your NCERT book. So I hope that today's objective is completed. So my dear students, already I have provided notes to you. I hope that you have written it. और बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो गूगल ये फॉर्म के थ्रू हमने एक आपसे डाटा मांगा था, आपके स्टडी से रिलेटेड था, उसमें बहुत सारे क्वेरी पॉइंट्स थे, आप सब ने उसमें से 32 स्टूडेंट्स के हमको अब तक आंसर मिल चुके हैं। सो जो भी बच्चे बचे हुए उसको इमीडिएटली आप रिस्पॉन्स कर दीजिए। सो वंस अगेन आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों आने वाले समय में ये हमारा टीचिंग मेथड बहुत दिनों तक चल सकता है, क्योंकि एज यू नो दैट द सिचुएशन इज़ व्हाट इन आवर कंट्री। सो वंस अगेन स्टे सेफ एट योर होम एंड thanks for watching. Like and subscribe my channel, share it to others. You may log into my blog, all the videos are available there from for all chapters till now. So once again, thank you, have a nice day, thank you.